Welcome students, I am Sushil, your tutor. Today we are going to start first poem of 10th class, Dust of Snow. Dust of Snow written by Robert Frost. Robert Frost जो कि एक अमेरिकन पोइट है, बहुत ही जाने माने रियलिस्टिक पोइट है। जिस प्रकार से हम जिंदगी में उदास होते हैं, खुश होते हैं, तो इन सभी प्रकार की फीलिंग्स को ये अपनी पोइम के द्वारा डिपिक्ट करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही एक सैडनेस की फीलिंग्स को दिखाया गया है। इज वेरी रियलिस्टिक पोइट। पोइट उदास हो जाते हैं किसी कारण से, क्योंकि कारण नहीं बताया गया इसमें कि क्यों उदास हैं वो। ही इज इन वेरी सैड मूड एंड ही गोज आउटसाइड। वह प्रकृति में बाहर जाते हैं और वहां पर उनको एक हेमलॉक ट्री, जो एक पॉइजनस पेड़ माना जाता है, जहरीला, उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। और जो मौसम है, वेदर इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा मौसम है, बर्फ गिर रही है चारों तरफ, और जो पेड़ है वो भी बर्फ से कवर्ड है। वहां पर एक क्रो बैठा हुआ है जिसने अपने पंख हिलाए, और वो जैसे ही वो अपने पंख को हिलाता है, कुछ बर्फ के टुकड़े रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर गिर जाते हैं। देखते हैं पोएम में कवि क्या कहना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट स्टैंजा। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। यहाँ पर देखा कि आपने कि जिस तरीके से क्रो अपने पंख को फ्लैपिंग करके कुछ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो, छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के, वो हिलाकर पोइट के ऊपर गिरा देते हैं। जब वो गिर जाते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है, इसमें कवि ने दिखाया है। एक हेमलॉक ट्री है जिस पर एक क्रो बैठा हुआ है, उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जिसकी वजह से कुछ कण कवि के ऊपर गिर जाते हैं। क्या नेचर का इफेक्ट आता है, देखिए कवि के दिल पर। has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। यहाँ पर कवि ने प्रकृति को दो रूप में दिखाया है। The poet sees nature as a friend as well as an enemy। कैसे, देखिए, क्रो, हेमलॉक, ये जो वर्ड्स हैं, ये जनरली क्या माने जाते हैं कि दीज आर सिंबल ऑफ इनऑस्पिशियस, मीन्स अनलक्की। जैसे आप जानते हैं, जब हम कभी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, अगर बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है तो हम क्या सोचते हैं, अरे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, पता नहीं क्या होगा, मीन्स हम सैड हो जाते हैं। और यह क्रो भी है जिनको हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि हम कोयल को शुभ मानते हैं। और जो हेमलॉक ट्री है, इसके जो पत्ते होते हैं वो पॉइजनियस होते हैं। अगर हम बाई चांस गलती से खा लें उसको, तो डेथ हो सकती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि कभी फिर ऐसे ही पेड़ के नीचे जाकर क्यों खड़ा होता है? क्योंकि बेटा, कवि को सैड एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। अब सैड एटमॉस्फेयर के लिए तो ऐसे वर्ड्स का यूज करना बनता है ना। अगले स्टेंजा में देखिए, कवि ने चेंज कर दिया है कि ये जो वर्ड्स हैं, ये हमेशा जो हम समझते हैं उसी रूप में नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि वो हम समझे, नेगेटिव थिंकिंग लें, अपना व्यू पॉइंट नेगेटिव हो तो उनको देख करके लाइफ में ऐसी ही घटना होगी, मीन्स कुछ गलत होगा, ऐसा नहीं है। कैसे, देखिए, हैज गिवन माई हार्ट, इन्होंने कहा कि जैसे ही करो ने पार्टिकल्स गिराए बर्फ के, उससे मेरे दिल पे क्या प्रभाव पड़ा, चेंज ऑफ मूड, कि मेरा मूड चेंज हो गया। बिफोर फॉलिंग द पार्टिकल्स ऑफ स्नो ही वॉज वेरी सैड, बट आफ्टर दैट he becomes very happy, his mood is changed and saved some part, means उसके दिन का कुछ हिस्सा नेगेटिव थिंकिंग में बर्बाद हो गया था। लेकिन अब क्या कर रहा है, saved some part of a day I had rued। अब मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि मेरा जो दिन का कुछ हिस्सा था, कुछ पोर्शन था, वो बर्बाद होने से बच गया। अब मैं नेगेटिव ना सोच करके पॉजिटिवली मैं इस समय का इस्तेमाल अच्छे रूप में कर सकता हूँ। यहाँ पर आपने देखा कि कवि पॉजिटिविटी की बात कर रहा है कि हमेशा आप सोचे वैसा ही नहीं होता। छोटी छोटी बातें भी आपको खुशियां दे जाती हैं, और जिनका राइट वे में यूज करके आप जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। आई थिंक आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब थीम क्या है, देखिए इस पोएम की थीम क्या बनती है। द थीम इज द नेचर हैज द कैपेसिटी
to transfer or alter our attitude, our mood, our point of view. यहाँ पर आपने देखा कि कैसे प्रकृति ने कवि के एटीट्यूड को या मूड को और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर दिया. नाउ लेट्स सी राइमिंग स्कीम. पहले स्टेंजा में आप लास्ट के वर्ड्स को देखिए. क्रो मी, क्रो, ओ की आवाज आ रही है, ओ साउंड, मी ई की साउंड है, मीन्स ए बी. स्नो ट्री, स्नो आपकी साउंड मैच कर रही है क्रो से, इसलिए ए, और ट्री मैच कर रही है साउंड मी से, इसलिए बी. तो पहले स्टेंजा की राइमिंग स्कीम क्या हुई? ए बी ए बी. नाउ नेक्स्ट हार्ट मूड. यहाँ पर दोनों की साउंड मैच नहीं कर रही और ना ही दोनों की साउंड ऊपर वाले स्टेंजा के वर्ड से मैच कर रही है. इसका मतलब यहाँ राइमिंग स्कीम अलग होगी. सी डी पार्ट रूड, पार्ट की साउंड हार्ट से मैच कर रही है, रूड की साउंड मूड से मैच कर रही है. इट मीन्स सी डी सी डी. तो हमारी कंप्लीट राइमिंग स्कीम भी ए बी सी डी. नाउ इट्स अ टर्न ऑफ पोएटिक डिवाइसेस. सबसे पहले आपने वर्ड्स देखा होंगे, दो वर्ड्स यूज किए गए हैं इसमें, क्रो एंड हेमलॉक. इन वर्ड्स को देख करके आपको लग रहा है कि क्या हो सकता है पोएटिक डिवाइस. पोएटिक डिवाइस सबसे पहले सिंबॉलिक यूज किया गया है. हम जो इनका इन वर्ड्स का जो लिंक करते हैं वो कुछ और ही होता है, और एक्चुअल में इनका जो अभी इस पोएम के अंदर इफेक्ट दिखाया गया है वो तो अलग ही हुआ है, क्योंकि कोई अनहोनी नहीं हुई, कोई गलत कार्य नहीं हुआ, अच्छा हुआ है, पोइट का मूड चेंज हो गया है. सो दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड सिंबॉलिकली. सेकंड जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो सेंटेंस है वो हमारा स्टार्टिंग हुआ है और एंड भी लास्ट में हुआ है, मीन्स बीच में कोई भी कोमा, कोई दूसरी पंक्चुएशन यूज नहीं हुई है. तो बताइए आप कौन सी पोएटिक डिवाइस हो रखी है इसमें यूज? जान गए. यस, इंजाममेंट. इंजाममेंट एक ऐसी पोएटिक डिवाइस है जिसको बताती है कि जब सेंटेंस से एक लाइन से दूसरी लाइन पर जंप करता है तो उसमें किसी भी पंक्चुएशन का यूज नहीं होता. सेम इस पोइम के अंदर भी नॉन स्टॉप हमारा सेंटेंस जहां से स्टार्ट हुआ था और एंड जब पोइम एंड हो जाती है तभी खत्म होता है. मीन्स ओनली इन सिंगल सेंटेंस कंप्लीट पोइम इज कवर्ड. दिस इज इंजाममेंट. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस का यूज क्या यूज की गई है इसमें? एलिट्रेशन. एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेड ऑफ कॉन्सोनेंट वर्ड्स. अब यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं कौन से रिपीट हो रखे हैं. हैज, हर्ट, हैज में एच है, हर्ट में भी एच है. आगे देखिए सेव्ड, सम, दोनों में एस का इस्तेमाल किया गया है. मीन्स जब कॉन्सोनेंट वर्ड्स को एक ही सेंटेंस में कंटिन्यू यूज कर दिया जाए तो उसे कहते हैं एलिट्रेशन. एक और डिवाइस यहाँ यूज हुई है पोएटिक डिवाइस, बताइए कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स क्या होता है? जब कंसोनेंट साउंड का कॉन्टिन्यूअसली एक ही टेंस में रिपीटेशन हो. डे, लास्ट वर्ड, लास्ट लाइन देखिए, डे हैड र्यूड, किसकी साउंड आ रही है बार बार? डे डे. यहाँ पर हमारी कॉन्सोनेंट्स है. एक और प्यारी सी पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, बताइए क्या हो सकती है? छोटी सी पोइम है, फिर ढेर सारी पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज हो रखी है. कौन सी है? मुझे पता है आप समझ गए होंगे. कन्वर्जन, सॉरी इन्वर्जन. इन्वर्जन डिवाइस क्या होती है? इन्वर्जन वो डिवाइस होती है जिसके अंदर हमारा कवि सेंटेंस की फॉर्मेट में जो वर्ड जिस प्रकार से होने चाहिए कंटिन्यूअसली उसका हेर फेर कर देता है. अब यहाँ पर पहले स्टेंजा में आइए आप, ओन मी सेकेंड लाइन में जो दिया गया है वो लास्ट में आना चाहिए था हेमलॉक ट्री के बाद में, लेकिन उन्होंने सेकेंड लाइन में ही यूज कर दिया. यहाँ पर वर्ड्स का फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ना होकर के इधर उधर वर्ड्स को रखा गया है. अब क्यों रखते हैं कवि ऐसे? ताकि इसकी सुंदरता और बढ़े, इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए. एक और हमारी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज हुई है आयरनी. आप बता सकते हैं आयरनी क्या होती है? विडंबना. विडंबना ये है कि लोग क्रो एंड हेमलॉक को इनऑस्पिशियस मानते हैं, अलग के मानते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है.
These two words are luckily for our poet. Why luckily? They have changed the mood of the poet. But is very happy. Earlier he was sad. So I think everything is clear. Yes. At last I want to tell you grocery of this poem. हालांकि तो टिपिकल वर्ड्स नहीं है बट कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग मैं बता देना चाहती हूँ. शुक, ये सेक की सेकंड फॉर्म है. सेक मीन्स हिलाना. हेमलॉक ट्री, हेमलॉक, इट्स अ पॉइजनस प्लांट. डस्ट ऑफ स्नो मीन्स पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के कण. लास्ट में एक वर्ड है र्यूट, इसका मतलब है रिग्रेटेड, पश्चाताप. डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक all the concept, theme, poetic devices, rhyming scheme are cleared. So I hope you are happy to learn this poem. Now we will meet again with a new poem. Please share, like and subscribe. Thank you.